नमस्कार दोस्तों। जो अपना टॉपिक है कंप्यूटर ऑपरेटर पीएससी नेपाल 2078 के पेपर के सॉल्यूशन का, उसका पहला वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था वो आपने देख लिया होगा और अपने इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार कर लिए होंगे उसके बेस पे। अब जो उसका रेस्ट पार्ट है उसको अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपन ने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम 16वें क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो देखिए एक्सेल की बात हो रही है क्योंकि कॉलम वहां पे होगा, तो कंट्रोल सी कॉपी के लिए काम में आती है। CTRL प्लस एंटर जो है वो सेलेक्टेड की हुई सेल्स में डेटा एक साथ डेटा एंट्री करने के लिए काम में आती है। CTRL प्लस एप पेज अप जो है वो पिछली सीट पे या शुरू की सीट पे जाने के लिए, और पेज डाउन जो है CTRL प्लस पेज डाउन नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए काम में आती है। और CTRL प्लस स्पेस बार जो है वो एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के काम में आती है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके और बता देता हूं ताकि आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो ये देखिए, ये मैंने एक सीट बना रखी है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नाम है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नंबर्स हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जहां पर नाम लिखा हुआ है उसके सामने नेम लिखा हुआ आ जाए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उस रो के सामने कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के उसको सेलेक्ट करूंगा जिन जिन कॉलम्स के सामने मेरे को नेम लिखना है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। माउस से क्लिक करता हुआ जा रहा हूं और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल को दबा रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन करने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूं NAME नेम। ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है, कंट्रोल के साथ में CTRL के साथ में एंटर को प्रेस करना है, और ये मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए, ये आपके सामने सभी सेलेक्टेड कॉलम्स में एक साथ नेम आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, उन कॉलम्स को, उन सेल्स को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल दबा के माउस से क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगी। अब जो लास्ट सेल है आप कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये मैंने नेम लिखा और CTRL प्लस एंटर दबाते ही सेलेक्टेड सेल में ये एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। अपन दूसरे के ऊपर भी देख लेते हैं। जैसे ये नंबर वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं रोल NO, और CTRL प्लस एंटर दबाते ही ये सभी में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब दूसरा जो अपने पास में था, जैसे मैं यहाँ पे हूं और मैंने CTRL प्लस स्पेस दबाया तो एंटायर कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन था जो पूछा गया है पीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर। तीसरा अपना है CTRL प्लस पेज अप। ये देखिए पेज अप काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं सीट 1 पे हूं, लेकिन जैसे ही पेज डाउन दबाऊंगा तो मैं सीट 2 पे आ जाऊंगा। वापस पेज अप दबाऊंगा तो मैं उससे पिछली सीट के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपको इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इनको नोट भी करते जाएं। नेक्स्ट है अपना एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई। एनालॉग कंप्यूटर किस सप्लाई पे काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर काम करता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स पे तो काम करेगा लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होंगी। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है
क्योंकि 0 और 1 को डिफाइन करने के लिए करंट का होना और नहीं होना आवश्यक है ना। सिग्नल्स हैं यानी 1, सिग्नल नहीं है इसका मतलब 0। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर ये काम नहीं करते हैं कोई से भी कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पहला फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर मुख्य कंपोनेंट क्या था? मुख्य कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो एसेंशियल कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इससे मेमोरी भी बनी थी, मैंने रैम के अंदर आपको बताया था, स्टोरेज के अंदर। ठीक है, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स काम में आए थे, थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट काम में आए थे, और फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर काम में आए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर टेक प्लेस, कहां पर वास्तविक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं? तो वास्तविक कंप्यूटर वास्तविक इंस्ट्रक्शंस कहां पे एग्जीक्यूट होते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर। ठीक है, मैथमेटिक और मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस इसी यूनिट में होती है। स्टोरेज यूनिट स्टोर करने के काम में आती है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करने के काम में आती है सीपीयू ऑपरेशंस को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इज द एड्रेस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, नेटवर्क से जुड़ने के लिए इनमें से कौन सा एक एड्रेस है? तो देखिए, सिस्टम एड्रेस सिस्टम के अंदर होता है, नेटवर्क से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिस्टम आईडी, सिस्टम की आईडी, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान में हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस के जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रोसेस टेबल में हर प्रोसेस की एक आईडी स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है तो इसके लिए आईपी एड्रेस चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस चाहिए। इसको अपन ने आईएसओ मॉडल के वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस किया है। 32 बिट का एड्रेस होता है IP4 वर्जन 4 का, और 128 बिट का होता है IP वर्जन 6 का। ठीक है, और ये डोटेड डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। डिटेल के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लें और अपने नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब is the capability of continue as the nothing has happened even after a major component failure। तो इसमें ये कौन सी किसी सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो जब तक कोई बड़ा फेलियर नहीं हो तब तक सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। इसका क्या कहते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस। कोई सिस्टम किसी भी समस्या को किस हद तक हैंडल कर सकता है उसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। बैकअप यानी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, रिडंडेंसी यानी मल्टीपल कॉपी तैयार करना, और इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब एक दूसरे के साथ में ऑपरेट होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फिफ्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर आपको मिलेगा अपने ओएसआई मॉडल वाले वीडियो के अंदर, और उसके बाद में जो मैंने इस मॉडल के बेस के ऊपर जो एमएसक्यूज की सीरीज दी थी उसके अंदर, उससे आप डिटेल में अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि फिफ्थ लेयर होगी कौन सी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक फार्मूला बताया था, उसके अंदर उस फार्मूले के अनुसार यदि आप चलते हैं तो फिफ्थ लेयर होती है सेशन लेयर। फिफ्थ लेयर कौन सी होती है? सेशन लेयर। और सेशन लेयर क्या क्या काम करती है? ऑथेंटिकेशन का काम करती है, ऑथराइजेशन का काम करती है, सिस्टम मेंटेनेंस का काम करती है ना, डायलॉग कंट्रोलिंग का काम करती है, ये सारे काम करती है।
ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या क्या है, डिसाइड द विच फिजिकल पाथ द डेटा विल बी टेकन। फिजिकल पाथ ये डिसाइड नहीं करेगी सेशन लेयर, ये केवल सेशन मेंटेन करेगी। फिजिकल पाथ डिसाइड करने का काम किसका है, फिजिकल लेयर का। एंश्योर दैट द डेटा इज यूजेबल फॉर्मेट, ये इसका काम नहीं है, इसका ये काम किसका है, डेटा का। ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द टीसीपी और यूडीपी, ये भी इसका काम नहीं है। ये किसका काम है, ये काम है नेटवर्क लेयर का। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, मेंटेन कनेक्शन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग पोर्ट एंड सेशंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। देखिए आप पिछले वीडियो जो भी आप देख रहे हैं मेरे, उसके अंदर आप अपने नोट्स जरूर बना लिया करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस से बन जाते हैं, या मैं आपको जो उसके साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं डीप में, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, और इससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, कोडेड इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को यदि हम डिफाइन करते हैं, किसी प्रॉब्लम को हम सरल करते हैं, तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, और यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम को सपोर्ट में काम में आते हैं, जैसे एंटीवायरस है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है ना, ये सारी यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। जिप के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आता है वो, ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। तो लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क है, और टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स आर, ये चीज मैंने आपको फाइल सिस्टम के अंदर बताई थी, सिक्वेंशियल और इंडेक्स्ड। ठीक है, और इसको अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया था। ठीक है, जो सिक्वेंशियल फाइल है वो एक के बाद एक रिकॉर्ड रीड करने के लिए काम में आती है ना। जैसे आप इस तरीके की फाइल के बारे में यदि आप जानना चाहें, तो टेप के ऊपर जो डेटा स्टोर है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड में आता है, आप सिक्वेंशियली उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है रैंडम, आप रैंडमली या डायरेक्टली कैसे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जा सकते हो, तो वो जो मेथड है वो आपके डिस्क में काम में आता है और रैम के अंदर काम में आता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस कर सकते हो आप। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हर रिकॉर्ड के साथ में उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स मेंटेन किया जाता है, ताकि आप उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ। हैश फाइल वगैरह इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑप्शन ए भी मिल रहा है और ऑप्शन बी भी मिल रहा है, लेकिन ये मेथड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स्ड जो है वो रैंडम एक्सेस का पार्ट है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा सिक्वेंशियल और रैंडम। ठीक है, डिटेल में देखने के लिए आप फाइल सिस्टम वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इन द IBM PC80, व्हाट डू द वर्ड 80 स्टैंड फॉर। यहाँ PC80 के अंदर 80 का मतलब क्या है। ठीक है, 80 का मतलब क्या है बताओ, नाम से ही पता चल रहा है 80 का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और कुछ डिस्कस करने के लिए था नहीं उस क्वेश्चन के अंदर। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बारे में अपन ने स्टोरेज और मेमोरी यूनिट के अंदर पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था, और बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा था अपन ने।
ताकि एडवांस जो क्वेश्चन बन सके उनको अपन सॉर्ट आउट कर सकें और सिस्टम की वर्किंग को अपन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जो कैश मेमोरी है वो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में होती है फास्ट एक्सेस करने के लिए करंटली यूज आने वाले इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर हुआ अपना बी। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये कोई डेटा स्टोर करने के लिए काम में नहीं आती है। हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर डेटा परमानेंटली नहीं, ये कोई रोम नहीं है, ये रैम है। ठीक है, और होल्ड लास्ट टाइम विजिटेड वेबसाइट ओनली, नहीं वेबसाइट से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कुकीज होती है, उनको कुकीज कहते हैं। जो आपने वेबसाइट आपने विजिट की है उसका कुछ डेटा जो है आपके सिस्टम के अंदर बना हुआ रहता है, जो भी आपने काम किया है उसको कुकीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर डज ए कंप्यूटर एड ए कंपेयर डेटा, कोई भी कंप्यूटर जो है वो कंपेयर किए हुए डेटा को कहां पर ऐड करेगा। तो पहली बात तो ये है कि डेटा को कंपेयर कहां करेगा। ठीक है, पहली बात क्या है कि डेटा को कंपेयर कहां करेगा, तो कंपेयर करेगा सीपीयू के अंदर। तो ऐड कहां करेगा, वो सीपीयू में ही करेगा। हार्ड डिस्क तो स्टोरेज के काम में आती है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज के काम में आती है, मेमोरी चिप जो अपना एसडी कार्ड है वो भी स्टोरेज के काम में आता है। तो कंपैरिजन और कैलकुलेशन, अब ये एएलयू देखा था अपन ने पिछले सवाल के अंदर, है ना। तो एएलयू किस में होता है, सीपीयू चिप के अंदर होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। तो आंसर सी इसका सीपीयू चिप सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये इसका आंसर मैं अभी पहले दे सकता हूँ, दे चुका हूँ। फोर्थ जनरेशन के अंदर, फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरे के अंदर जो है क्या काम में आया, ट्रांजिस्टर, तीसरे के अंदर काम में आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, और चौथे के अंदर क्या काम में आया, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। तो मैंने इनके बारे में अभी आपको पहले बताया था कि इनसे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, यानी स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हुआ, बाकी तो कोई आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इस पर कोई एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का नाम ले रहा है। देखिए, मैग्नेटिक डंप सेकेंडरी है और फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी है, लेकिन प्रोग्रामेबल रोम जो है वो प्राइमरी है। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर क्या आती है, रैम और रोम। ठीक है, बाकी में अपना कोई आंसर बन नहीं रहा, तो इसको भी आप डिटेल के अंदर जो है रैम वाले वीडियो के अंदर, स्टोरेज डिवाइस वाले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। आंसर है इसका बी, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए, किसमें राइट करेंगे, लॉग फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल के अंदर नहीं करेंगे, लॉग फाइल के अंदर। लॉग फाइल क्या होती है ये मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। लॉग फाइल जो है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड फाइल होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पैटर्न्स को, एक्टिविटीज को, ऑपरेशंस को, एप्लीकेशन एक्टिविटीज को और डिवाइस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और ये जो लॉग फाइल है इससे जो है सिस्टम डेवलपर या डीबगर जो होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम एरिया के रूट को फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिन करता है और उनकी हेल्प करती है ये लॉग फाइल, है ना। और एपीआई क्या होती है, एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक लाइब्रेरी होती है जो हेल्प करती है सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है,
सॉरी ये स्किप हो गया था आगे। तो इस इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए लॉग फाइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें जो इंटरफेस उपलब्ध कराता है यूजर और सिस्टम के बीच में, वो कौन कराता है? तो वो एक्सेस की सर्विसेज जो हैं उनका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, या आप किसी फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं, या आप किसी ओपन फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन जो इंटरफेस है ये उपलब्ध कौन कराएगा? सिस्टम कॉल्स, है ना। ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की जैसे काम करता है। और ये क्या करता है कि जो आपके एक्सेस की जो सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करता है थ्रू एप्लीकेशंस। ठीक है, एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो लाइब्रेरी होती है एक, जो क्या करती है डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशंस को, ताकि वो अपना काम कर सकें। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग एपीआई होगी। ठीक है, और आपका जो ब्राउजर है वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स पोर्टल्स वगैरह जो डिस्प्ले करता है, उनके लिए उसके पास में एक अलग टाइप की एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा। ठीक है, लाइब्रेरी जो है वो सिस्टम लाइब्रेरी से ही है, जो सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। और डी जो है असेंबली इंस्ट्रक्शंस, ये असेंबली भाषा में लिखे हुए जो निर्देश हैं या जो प्रोग्राम आपने लिखा है असेंबली भाषा में, है ना, उसको लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस काम में आते हैं वो असेंबली भाषा के इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज। तो किसी भी डॉस कमांड के अंदर जो मैक्सिमम सपोर्ट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर वो होते हैं 127। ठीक है, इसमें अनप्रिंटेबल और प्रिंटेबल सारे ही कैरेक्टर शामिल होते हैं, व्हाइट स्पेस टेप वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 127 कैरेक्टर्स। ठीक है, 26 और 87 कैरेक्टर के बारे में कोई रेफरेंस है नहीं, तो इनका आंसर ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे। सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। FAT स्टैंड फॉर, ये भी मैंने फाइल सिस्टम में अपन ने फेट को डिटेल में डिस्कस किया था, फेट 16 फेट 32, है ना, एक्सटेंडेड फेट, ये सारे। तो ये है फाइल अलोकेशन टेबल। इसका पूरा नाम क्या है? फाइल अलोकेशन टेबल। करेक्ट आंसर हुआ इसका सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिस्टोर कमांड इज यूज टू, रिस्टोर कमांड किस काम आती है? ये डॉस की कमांड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। तो रिस्टोर कमांड क्या करती है? जो बैकअप कमांड से बनी हुई फाइलें हैं उनको वापस एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आती है। तो इसका ऑप्शन हुआ ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी कोई इससे रिलेटेड बनता नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द ऑप्शन अलाउ यू टू बिल्ड ए न्यू टेबल बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द डेटा सीट। डेटा सीट के अंदर डायरेक्टली जो है आप डेटा इनपुट करके और नई टेबल बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बनता है एमएस एक्सेस से। ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है, उसका बनता है। तो लिंक टेबल जो दूसरी टेबल से लिंक होती है उसके लिए है ये ऑप्शन। डिजाइन व्यू, जो आप डिजाइन करते हैं जब आप अपने डेटाबेस को टेबल को,
उसके लिए काम में आता है। और डेटा सीट व्यू जो है ये आप डायरेक्टली जो है इसको डेटा इनपुट करके और टेबल बना सकते हो। ठीक है, टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है, टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, ये सारे एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको एमएस एक्सेस के अंदर डेटा सीट व्यू के बारे में प्रैक्टिकली बता देता हूं। तो यहां देखें आप, ये मेन्यू पे गया, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, इसका नाम रख दिया डेटाबेस 1 और ये यहाँ पे बन रही है, क्रिएट कर दिया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट के अंदर टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट अपने सामने टेबल बन गई। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना डेटा जो है वो इनपुट कर सकता हूँ, है ना। आप चाहो, ये क्लिक किया, दूसरे पे आए, यहाँ पे मेरे को जो भी डेटा एंटर करना था, तीसरी फील्ड में जो एंटर करना था, तो इस तरीके से अपन ने डायरेक्टली टेबल बना दी। वैसे अगर अपन को मैनुअल टेबल बनानी हो तो डिजाइन व्यू में बनेगी वो टेबल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपन डिजाइन में फील्ड का नाम लिखेंगे, उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे फील्ड का नाम दे दिया मैंने नेम। ठीक है, डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया या इनमें से जो भी मेरे को चाहिए वो ले लिया। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है ना। ऐसे ही मैंने दे दिया रोल नंबर, और रोल नंबर मैंने ले लिए नंबर। ठीक है, और ये मैंने कर दिया इसको सेव टेबल 1 के नाम से। ठीक है, तो अब ये मेरी टेबल 1 बन गई। तो ये मेरे फील्ड्स हैं और ये मेरे कॉलम्स हैं, यहाँ मैं रिकॉर्ड डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल दिखा दिया मैंने डेटा सीट व्यू से। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए आरडीबीएमएस है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको। आरडीबीएस का मतलब आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया उसमें जो अपन ने सीट बनाई थी, उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रो और कॉलम के फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते हैं। तो जो कॉलम है उनको कहते हैं डोमेन, और जो एंटायर रो है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे नेम पहला कॉलम, दूसरा रोल नंबर, तीसरा क्लास। ठीक है, तो इसमें नेम, रोल और क्लास ये तीनों तो कहलाएंगे डोमेन। ठीक है, और जैसे रमेश, नेम क्या है रमेश, रोल नंबर है 10 और क्लास है 12। ठीक है, तो ये एंटायर क्या कहलाएगा, एंटायर रो क्या कहलाएगी, रिकॉर्ड। ठीक है, तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिलेशन बेस के ऊपर जो डेटा स्टोर होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाता है, आरडीबीएमएस कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा, ये मैंने अभी आपको बताया था, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के। तो जब आप अपना कोई मेडिकल टेस्ट करवाने जाते हैं उस समय, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या और कोई टेस्ट हो, तो उसके बाद में क्या आता है, फाइनल रिजल्ट हमें किससे पता चलते हैं, हमें पता चलते हैं रिपोर्ट से। ठीक है, फॉर्म जो है वो इनपुट करने के लिए यानी डेटा कैप्चर के लिए काम में आता है। क्वेरी जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाले या किसी कंडीशनल डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेरी काम में आती है। एक्सेस करना चाहते हैं तो फाइनल रिजल्ट नहीं, टेबल जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है, और रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिपोर्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच फीचर विल यू यूज। कौन सा यूज आप करोगे इनमें से, यदि आप ये चाहते हो कि
जो भी एडिशन जो है डॉक्यूमेंट के आपके पास में है, वो आप उनको अलग अलग रूप में व्यवस्थित रखना चाहते हो। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अलग अलग एडिशन शब्द डालने से आपका ध्यान सीधा ऑप्शन ए पे जाएगा, एडिशंस पे, लेकिन इसका सही आंसर होगा वर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी। क्यों? इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने जो है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 11, ठीक है, ये सभी क्या है, इनकी जो फाइल्स हैं वो किसके साथ एसोसिएट है, रेस्पेक्टेड वर्जन के साथ में। इसी तरीके से और सरल भाषा में समझें तो आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है वर्ड का, जिसका एक्सटेंशन है .doc, यानी कि आपने उसको ऑफिस 2000 या इससे पहले के एडिशन में बनाया है। ठीक है, तो उसका वर्जन क्या होगा, 2000 या 2000 से पहले का ऑफिस प्रोग्राम। ठीक है, और अगर उसके लास्ट में DOC के साथ X है, यानी कि वो 2007 या इससे आगे के वर्जन्स के अंदर बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। गाटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन। कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर गाटर पोजीशन आप लगा सकते हो? ये क्या होता है, ये मैंने आपको इस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था। तो गाटर लगता है, यानी कि जो बाइंडिंग के लिए जगह है या क्लिपिंग के लिए जो जगह है वो लगती है लेफ्ट में या टॉप में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्ट एंड टॉप। समझ गए? नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट कलर आर ग्रामर एरर? ग्रामर एरर के लिए अब ये बात कर रहा है MS ऑफिस की, और वो कुछ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, या आपका पावर पॉइंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ग्रामर एरर के लिए रेड लाइन काम में आती है, अंडरलाइन। जैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि ये एरर देता है क्या। ये एरर आ गया, रेड लाइन में आ गया ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द वाटरमार्क फीचर ऑफ MS वर्ड के अंदर वाटरमार्क फीचर क्या है? तो वाटरमार्क क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो आपकी इमेजेज या टेक्स्ट जो है वो आपने टाइप की है, उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर वो लाइट शेड के अंदर इमेज दिखाई देती है, उसको कहते हैं वाटरमार्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी तो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा, ये ऑप्शन नहीं बैठते हैं, इसके बारे में कुछ बैठता नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी अलाइंड इन ए फॉलोइंग वे। कौन सा नहीं होता है? तो देखो, सेंटर होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, टॉप नहीं होता है ना, ये अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो अगर आप एक पैराग्राफ या किसी पेज के एंड में आके और CTRL प्लस एंटर दबाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे, यानी ये पेज ब्रेक लगाने के लिए जो है ये काम में आती है। सॉफ्ट ब्रेक या पैराग्राफ ब्रेक लगाने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर काम में आता है। ठीक है, और इसी के अलावा क्या बचा, ऑल्ट के साथ एंटर। ऑल्ट के साथ एंटर जो है वो वर्ड के अंदर तो पेज ब्रेक, करंट पोजीशन से पेज ब्रेक लगाने के लिए काम में आता है। ये क्या करेगा, एक काम और करता है, ये लेटेस्ट वर्ड के जो वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर ऑल्ट के साथ एंटर ये लास्ट की जो लाइन है उसको रिमूव भी कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है CTRL प्लस एंटर। इसके अलावा आप ऑल्ट के साथ एंटर दबा के आप
कंप्लीट कर सकते हैं यूआरएल को, और ऑल्ट के साथ एंटर दबा के आप क्या कर सकते हैं, नई लाइन जोड़ सकते हैं या नई सेल के अंदर जा सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो है वो स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो इसका नॉट ए फॉन्ट स्टाइल यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। देखो, सिंगल होती है, डबल, ट्रिपल नहीं होती है, डबल और मल्टीपल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका इनवैलिड बोल रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। पैराग्राफ के अंदर जाके आप देखोगे जब, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए अपन। द नॉर्मल डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंटिंग इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, ओरिएंटेशन क्या होती है? पोर्ट्रेट होती है, खड़ी। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज, और लैंडस्केप का मतलब आड़ा पेज, है ना, जिसकी लंबाई ज्यादा हो। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये लैंडस्केप में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज ए टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन वर्ड। तो देखो, इसमें से पेज सेटअप और स्टाइल, ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब लड़ाई बची पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर इसके बीच में। ठीक है, तो अब इसमें अपना जो क्वेश्चन वो ये कह रहा है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेट पेंटर तो क्या करता है, जो हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है, केवल उस फॉर्मेट को किसी दूसरी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए काम में आता है। तो ये ऑप्शन डी तो होगा नहीं, तो सही आंसर है पेस्ट स्पेशल। इसमें अपन को ऑप्शन मिलता है केवल वैल्यू पेस्ट करनी है, ओनली वैल्यूज, या केवल फॉर्मेट करना है ना, ये सारी चीजें पेस्ट स्पेशल के अंदर अपन को मिलता है। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम विच मीनू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर, किस मीनू से हम हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं? तो जब इंसर्ट ही करना है तो ये मिलेगा अपन को अभी इंसर्ट मीनू में। इसके अलावा ये ओल्डर वर्जन के अंदर एडिट मीनू में भी मिलता था, जो यहाँ कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। विच अनेबल अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। देखो, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम एक ही प्रकार का लेटर जो है वो एक कई सारे व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं, तो कौन सा फीचर हमें वर्ड का काम में लेना है? टेम्पलेट्स जो होते हैं ये फिक्स फॉर्मेट होता है जिसको आपको चेंज करना पड़ता है। इंडेंट का मैंने आपको बताया था, स्पेसिंग के लिए काम में आता है। मैक्रोज जो है वो एक्टिविटी रिकॉर्डिंग के काम में आता है किसी फिक्स काम की। मेल मर्ज जो है ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप एक ही लेटर डिफरेंट लोगों के पास भेज सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे। आप इनको शेयर भी करें ट्यूटोरियल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप कमेंट जरूर किया करें, ताकि मेरे को ये पता चले कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, या कौन सा टॉपिक जो है वो आपको ट्यूटोरियल के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो मैं वो आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।